सभी लोग गेम की दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो और शुरुआत में ही मैंने एक यूनिक हिडन टैलेंट इटर्नल पावर प्राप्त कर जो मेरी टेरिटरी के भीतर सभी इटर्नल यूनिट्स को जब वे अस्थायी बफ प्राप्त करते हैं उसे स्थायी या परमानेंट बफ में बदल सकती है। मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर तुरंत चौंक कर चिल्लाया, जब भी एक बार सपोर्ट स्किल लगाओ तो वो परमानेंट बूस्ट बन जाता है। ये तो बिल्कुल चीट जैसा है। लेकिन जो बात मुझे और भी ज्यादा उत्साहित कर रही थी वो ये थी कि ये जो आइस सर्वाइवल वर्ल्ड है ये वही गेम वर्ल्ड था जिसे मैं पहले खेल चुका था। मेरे पास गेम एक्सपीरियंस होने के कारण इस नए युग में मैं निश्चित रूप से दूसरों से आगे निकलकर अपनी किस्मत बदल सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल मेरे पास अचानक एक औरत प्रकट हुई। वो मेरी मर चुकी बॉस की होने वाली पत्नी, मेरी भाभी लियू मुक्सियो थी। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया कि गेम अब फैमिली सर्वाइवल मोड शुरू करेगा। नए वर्जन में एक परिवार को एक यूनिट माना जाएगा जिसमें अधिकतम 4 लोग एक ग्रुप में होंगे और जिनके पास कोई रिश्तेदार नहीं है उन्हें उनके आसपास के लोगों के साथ रैंडमली ग्रुप कर दिया जाएगा। मैं तुरंत समझ गया। अपने पिछले जीवन में मैं भाभी को बॉस के अंतिम संस्कार में ले जाने के लिए गाड़ी लेकर निकलने वाला और उसी समय गेम रियलिटी में आ गया जिससे हम दोनों एक ही टीम में आ गए। फिर मेरा ध्यान मेरे सामने आए प्रोफेशन सिलेक्शन पैनल पर गया। वर्तमान में प्लेयर 5 प्रोफेशंस में से एक चुन सकता है: कोल्ड आयरन मैकेनिक, पोलार वॉरियर, फ्रॉस्ट मेज, अरोरा नाइट और स्नो हंटर। मेरे गेम एक्सपीरियंस के अनुसार इनमें सबसे मजबूत कोल्ड आयरन मैकेनिक है, लेकिन वो लेट गेम प्रोफेशन है और अर्ली स्टेज में बहुत कमजोर होता है, जबकि पोलर वॉरियर और स्नो हंटर की अर्ली स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन लेट गेम में वे कमजोर पड़ जाते हैं। बाकी बचे फ्रॉस्ट मेज और अरोरा नाइट में अरोरा नाइट एक सपोर्ट रोल होता है जो टीममेट्स के साथ काम करता है, जबकि फ्रॉस्ट मेज का परफॉर्मेंस अर्ली और लेट दोनों स्टेजेस में अच्छा रहता है। इसलिए मैंने सीधे फ्रॉस्ट मेज प्रोफेशन चुन लिया। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक फ्रॉस्ट मेज प्रोफेशन चुन लिया है। एलिमेंटल एफिनिटी अनलॉक हो गई है, कोल्ड रेजिस्टेंस थोड़ी बढ़ गई है, इनिशियल इक्विपमेंट स्टोरेज बॉक्स में डाल दिया गया है। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया रात होने में अभी 4 घंटे 32 मिनट बाकी हैं। इसके अलावा न्यूबी प्रोटेक्शन पीरियड के दौरान मॉन्स्टर्स कैंप पर हमला नहीं करेंगे। न्यूबी प्रोटेक्शन अभी 5 दिन 17 घंटे बाकी है। ये देखकर मेरी भौहें सिकुड़ गईं। अभी का टेम्परेचर -32 डिग्री सेल्सियस है और रात में ये और 20 डिग्री सेल्सियस गिर जाएगा। इस एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए मुख्य रूप से कैंप फायर और स्पिरिट बीट कैबिन पर निर्भर रहना होगा। कैंप फायर अभी आसानी से उपलब्ध है जो 10 मीटर के दायरे में टेम्परेचर को 5 से 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा सकता है। ये अभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन डैमेज्ड स्पिरिट बीट कैबिन को रिपेयर करने के लिए स्टोन और वुड की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से कैंप फायर के पास ही सफेद पत्थरों का एक ढेर और कटी हुई लकड़ियां मौजूद थी। मैं उन्हें इकट्ठा करने ही वाला था कि पास में खड़ी लियू मुक्सियो ने भी सिस्टम मैसेज समझ लिया और बोली, ए शिंग, उस प्रॉम्प्ट ने मुझे प्रोफेशन चुनने को कहा है, मुझे क्या चुनना चाहिए? मैंने कहा, भाभी आप ऑरोरा नाइट चुनिए। ये सुझाव मैंने थोड़ा अपने फायदे के लिए दिया था। ऑरोरा नाइट के पास लेट गेम में कई पावरफुल बफ्स होते हैं, लेकिन वे बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं। लेकिन मेरी इटर्नल पावर टैलेंट के साथ इन बफ्स को परमानेंट बनाया जा सकता है। सोच सकते हैं, अगर एक पूरी आर्मी के पास परमानेंट बफ्स हों तो उनकी कॉम्बैट पावर कितनी भयानक होगी। लियो मुक्सियो ने मेरे निर्णय पर कोई शक नहीं किया। इस अजनबी दुनिया में वो केवल मुझे ही जानती थी। फिर मैंने इनिशियल रिसोर्स बॉक्स खोला और ब्रेड स्टोन एक्स, स्टोन हैमर आदि प्राप्त किए। इसके बाद मैंने तुरंत रिसोर्सेज इकट्ठा करना शुरू किया और डैमेज्ड स्पिरिट बीट कैबिन को रिपेयर करने लगा। इस दौरान लियो मुक्सियो भी मदद करना चाहती थी, तो मैंने उसे कैंप फायर अपग्रेड के लिए रिसोर्सेज इकट्ठा करने को कहा। जल्द ही कैंप फायर लेवल 2 पर अपग्रेड हो गया, जिससे टेम्परेचर रेंज 20 मीटर तक बढ़ गई। उसी समय स्पिरिट बीट कैबिन भी सक्सेसफुली रिपेयर हो गया और सिस्टम ने नोटिफाई किया कि टेरिटरी इंटरफेस अनलॉक हो गया है। बधाई हो, अब आप और अधिक बेसिक फैसिलिटीज बना सकते हैं। सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया, क्योंकि आप पूरे सर्वर में स्पिरिट बीट कैबिन बनाने वाले पहले सर्वाइवर हैं। आपको रिवॉर्ड के रूप में स्किल बुक आइस हीलिंग टेक्निक प्राप्त हुई। आइस हीलिंग टेक्निक ये कुछ मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके टारगेट को हर सेकंड उसकी मेंटल पावर का 0.8% हेल्थ के रूप में रिस्टोर करती है। ये इफेक्ट 3 सेकंड्स तक रहता है। स्किल बुक्स आमतौर पर बहुत रेयर होती हैं, इसलिए ये एक अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड था। फिर मैंने अपना पर्सनल पैनल खोला और बिल्डिंग सेक्शन में जाकर पोलर कैबिन बनाने का ऑप्शन चुना। पोलर कैबिन ये फूड कंज्यूम करके पोलर वर्कर्स को समन कर सकता है,
जो आपके लिए काम करेंगे। इसमें 4 लोगों की कैपेसिटी है, रिपेयर टाइम 45 मिनट्स है और अधिक लोगों की मदद से रिपेयर स्पीड बढ़ाई जा सकती है। गेम एक्सपीरियंस के अनुसार पहला बेस्ट स्टेप यही है कि पोलर कैबिन को जल्दी से बिल्ड किया जाए। इसलिए मैंने लियो मुक्सियो को बुलाया और हम दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। जल्द ही पोलर कैबिन बनकर तैयार हो गया। इसलिए मैंने सीधे लियो मुशुए को भी बुला लिया। बहुत जल्दी पोलर ह्यूमन हट की मरम्मत पूरी हो गई। साथ ही सिस्टम प्रॉम्प्ट आया, तुम पूरे सर्वर में पोलर ह्यूमन हट बनाने वाले पहले सर्वाइवर। रिवॉर्ड में 50 ब्रेड प्राप्त हुए। मैं बेहद खुश हो गया। एक पोलर ह्यूमन को रिक्रूट करने के लिए 5 फूड चाहिए थे। इस रिवॉर्ड के साथ मैंने सीधे 4 पोलर ह्यूमंस रिक्रूट कर लिया। इसके अलावा पोलर ह्यूमंस की अपनी जान भी थी, तो अब प्रेशर भी नहीं रहा। लेकिन याद रखने में आसानी के लिए मैंने उनके नाम फिर से रख दिए, दा जुआंग, अर, जुआंगसन, जुआंग और सी जुआंग। मैंने बिल्डिंग पैनल चेक किया। इस समय अभी भी इंडोर फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल, लंबर मिल और टेलर शॉप जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती थी, लेकिन इन सब के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए थे। इसलिए मैंने सीधे दा जुआंग और इर जुआंग को पेड़ काटने भेज दिया ताकि वुड मिल सके। सन जुआंग और सी जुआंग को पत्थर तोड़ने भेजा ताकि स्टोन ब्लॉक्स मिल सकें। जहां तक मेरी और लियो मुशुए की बात थी, बॉनफायर को लेवल 3 तक अपग्रेड करने के बाद हमने मौजूद मटेरियल्स का इस्तेमाल किया, फिर अंदर जाकर फायर स्टोव बनाया और कुछ सिंपल फर्नीचर भी। ये सब करने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली और चैट पैनल देखने लगा। वर्ल्ड चैनल खोला तो देखा कि लगभग सभी लोग नई दुनिया को लेकर भ्रम की शिकायत कर रहे थे। मैंने सोचा कि किसी ने भी ये गेम नहीं खेला है, लगता है मेरे अलावा। तभी कैंप के बाहर से अचानक एयर जुआंग की आवाज आई। मुझे देखते ही एयर जुआंग जल्दी से बोला, लॉर्ड, कैंप के बाहर के जंगल क्षेत्र में एक बड़ा स्नेक है। दा जुआंग को काट लिया है, वो अब नहीं बचेगा। मैंने तुरंत दा जुआंग का पैनल खोला तो देखा कि उसका हेल्थ आधा रह गया है और उस पर हैवी पॉइजन का स्टेटस भी है, लेवल 1 का पॉइजनिंग। लेकिन मैंने राहत की सांस ली। बस लियो मुक्शुए से एक प्यूरिफिकेशन स्किल इस्तेमाल करवा दूं तो ठीक हो जाएगा। फिर लियो मुक्शुए ने धीरे से कहा, सेक्रेड अरोरा तुम्हें आशीर्वाद दे। तुरंत ही दा जुआंग का पॉइजन खत्म हो गया और मैंने उसी समय आइस हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया तो देखा कि दा जुआंग के सिर के ऊपर लगातार हरे रंग के +2 के नंबर्स उठने लगे। उसी समय सिस्टम ने नोटिफाई किया, आइस हीलिंग टेक्निक सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुई। टैलेंट इटर्नल पावर सक्रिय हो गया। ये स्किल अब परमानेंट स्टेट में बदल गई है। मैं तुरंत चौंक गया, ये भी परमानेंट बफ बन सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हीलिंग स्किल भी, लेकिन मैं तुरंत उत्साहित हो गया। इसका मतलब है कि अब दा जुआंग एक अनलिमिटेड हीलिंग फ्रंटलाइनर बन गया है। वो लगभग इनविंसिबल है। और दा जुआंग ने अपने शरीर में शक्ति महसूस करते हुए तुरंत आदर से कहा, धन्यवाद लॉर्ड, आपकी शक्ति असीमित और विशाल है। फिर सिस्टम ने नोटिफाई किया कि दा जुआंग की लॉयल्टी 70 से बढ़कर 80 हो गई। मैंने सोचा कि हीलिंग स्किल क्या मेरे और लियो मुक्शुए पर भी काम कर सकती है। फिर मैंने लियो मुक्शुए पर हीलिंग स्किल डाली और सच में सिस्टम ने फिर नोटिफाई किया, आइस हीलिंग टेक्निक परमानेंट स्टेट में बदल गई है। मैं और लियो मुक्शुए दोनों चौंक गए। ये क्षमता बहुत ही ओवरपावर्ड है। फिर मैंने सोचा कि खुद पर भी इस्तेमाल करूं, लेकिन अचानक मेरे दिमाग में चक्कर आने लगा। मैं समझ गया कि मेरी मेंटल एनर्जी अपनी लिमिट पर पहुंच गई है। मैंने सीधे अनलिमिटेड हीलिंग वाले दा जुआंग और बाकी लोगों को साथ लिया। खैर कोई बात नहीं, पहले उस बड़े स्नेक को खत्म करते हैं। जगह पर पहुंचने के बाद मेरे सामने उस पॉइजनस स्नेक की जानकारी दिखाई दी। वो लेवल 2 का मॉन्स्टर था, इसलिए पहले दा जुआंग लोग उसे हरा नहीं पाए। लेकिन अब अनलिमिटेड हीलिंग वाले दा जुआंग के सामने खड़े रहने से हमने कुछ ही देर में उसे मार दिया। सफलतापूर्वक स्नोफील्ड पॉइजनस स्नेक को किल किया। आपको 30 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, बधाई हो। आप इस क्षेत्र में पहला वाइल्ड मॉन्स्टर मारने वाले हैं। आपको फर्स्ट किल रिवॉर्ड मिला, स्नेक ट्राइब प्रीस्ट समन स्क्रॉल। इससे एक लेवल 5 का स्नेक ट्राइब समन किया जा सकता है और वो आपकी लड़ाई में मदद करेगा। मैंने बिना देर किए तुरंत इसका इस्तेमाल किया। फिर देखा कि एक सुंदर स्नेक वुमन तुरंत मेरे सामने प्रकट हुई। सम्मानित लॉर्ड, स्नेक ट्राइब प्रीस्ट इलेना आपकी सेवा में प्रस्तुत है। मैंने इलेना का पैनल देखा और पाया कि इलेना के पास 2 बफ स्किल्स भी हैं। स्केल आर्मर, अस्थायी रूप से स्वयं या मित्र पक्ष को अतिरिक्त 10 पॉइंट्स आर्मर प्रदान कर सकता है। स्नेक ह्यूमन, पर्ल बर्जर्क, अपने या मित्र यूनिट को बर्जर्क इफेक्ट प्रदान करता है। 60 सेकंड्स के भीतर मूवमेंट स्पीड और अटैक स्पीड दोनों में 20% की वृद्धि होती है।
और जब भी ये बफ प्रकार का एनहांसमेंट होता है, मेरी इटर्नल पावर के साथ मिलकर ये परमानेंट हो सकता है। मैंने तुरंत इलेना से हम सब पर ये दोनों स्किल्स इस्तेमाल करने को कहा। क्षण भर में मेरे सहित सभी लोग इन दोनों स्किल्स के परमानेंट एनहांसमेंट स्टेट का लाभ लेने लगे। उसी समय मैंने इलेना पर भी परमानेंट आइज हीलिंग टेक्निक लागू की। शक्ति को महसूस करते हुए इलेना भी चकित रह गई और आश्चर्य से बोली, लॉर्ड, आपकी शक्ति वास्तव में असीम और अगाध है। मैं संतुष्ट होकर सिर हिलाया और स्नोफील्ड पॉइजनस स्नेक के शव को डिसमेंटल किया। मुझे एक पॉइजन सैक मिला जो वेपन्स पर पॉइजन अटैक जोड़ सकता है, और साथ ही 17 पीसेस स्नेक मीट भी। स्नेक मीट देखकर दा जुआंग और एर जुआंग की आंखें चमक उठी। मैंने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। जो भी मुझे एक टुकड़ा मांस खिला देगा, मैं उसके लिए अपना जीवन दे दूंगा। मैं मुस्कुराकर बोला, जब तक तुम लोग मेहनत से काम करोगे, आज रात हम सब मिलकर स्नेक सूप पिएंगे। इसके बाद हम कैंप लौट आए। सन जुआंग ने मुझे रिपोर्ट किया, लॉर्ड, हमने माइनिंग एरिया के पास एक छोटा कोल माइन खोजा है, लेकिन वहां 2 स्नो वुल्फ्स गार्ड कर रहे हैं, इसलिए मैं पास जाकर ध्यान से नहीं देख पाया। कोल माइन का नाम सुनते ही मेरी आंखें चमक उठीं। कोल वुड से भी ज्यादा एडवांस्ड रिसोर्स है। कोल मिलने पर हीटिंग के लिए वुड बचाया जा सकता है और अन्य फैसिलिटीज बनाई जा सकती हैं। फिर मैंने स्नो वुल्फ्स की स्ट्रेंथ पूछी। सन जुआंग ने कहा कि वे स्नोफील्ड पॉइजनस स्नेक से थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हैं। मैंने सिर हिलाया, तो लगभग लेवल 3 या 4 के मॉन्स्टर्स होंगे। अब मेरे पास लेवल 5 की इलेना है, इसलिए उन्हें हराने की क्षमता है। मैंने सन जुआंग और सी जुआंग की तारीफ की और कहा कि रात में उन्हें एक्स्ट्रा मीट मिलेगा। फिर मैं बात माइन के पास पहुंचते ही मेरे सामने माइन की जानकारी आ गई और मैंने उन 2 स्नो वुल्स को भी देख लिया। पैनल ने दिखाया कि वे लेवल 3 के वाइल्ड मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन हमारी तरफ सभी के पास अनलिमिटेड हीलिंग और स्ट्रॉन्ग डिफेंस था। और एलिना के साथ लड़ाई शुरू होते ही ज्यादा समय नहीं लगा, सिस्टम ने नोटिफाई किया कि आपकी टेरिटरी मेंबर एलिना ने स्नो वुल्फ को मार दिया और 40 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए। आपको 20 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। फिर मैंने दोनों स्नो वुल्फ्स के शव को डिसमेंटल किया। इस बार लूट और भी अच्छा मिला। 2 ग्रीन वुल्फ स्किन्स, 134 पोर्शंस वुल्फ मीट और वुल्फ बोन्स और वुल्फ टीथ जैसे मटेरियल। सबसे महत्वपूर्ण, एक ब्लू समन स्क्रॉल भी मिला, जिसका नाम डबल वुल्फ नाइट था। डबल वुल्फ नाइट समन स्क्रॉल, जिससे तुरंत एक लेवल 10 का पावरफुल डबल वुल्फ नाइट समन किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित करें कि आपके पास पर्याप्त फूड हो। अभी मैंने लेवल 5 की इलीना समन की थी और अब लेवल 10 का डबल वुल्फ नाइट। मैं कह सकता हूं कि यह बहुत बड़ा बूस्ट है। और वुल्फ स्किन कोल्ड रेजिस्टेंट क्लोथ्स बनाने के लिए जरूरी रॉ मटेरियल है, जिससे मेरी और लियू मुशुए की तुरंत जरूरत पूरी हो गई। मैंने एक वुल्फ स्किन लियू मुशुए पर डाल दी, जो ठंड से कांप रही थी। लियू मुशुए ने मेरी ओर कृतज्ञता से देखा। मैं मुस्कुराया और फिर सामने के माइन को ऑक्यूपाई करने लगा। ऑक्यूपाई करते ही सिस्टम ने नोटिफाई किया कि मुझे एक ब्रॉन्ज ट्रेजर चेस्ट मिला है। उसी समय सिस्टम ने फिर अनाउंस किया, क्योंकि आप पूरे सर्वर में रिसोर्स पॉइंट्स ऑक्यूपाई करने वाले पहले सर्वाइवर हैं, आपको रिवॉर्ड में पर्पल इक्विपमेंट, एंशिएंट वेपन, बैरेट ऑरेंज आर्मर मिला और 12.7 मिलीमीटर एमुनिशन के 10 राउंड्स। मैं तुरंत चौंक गया। ये बैरेट है, मैंने सही सुना, एंशिएंट वेपन। बैरेट का अटैक 967 से 993 है। अटैक इंटरवल हर 2 सेकंड्स में एक बार है। स्पेशल इफेक्ट, 1 आर्मर पियर्सिंग अटैक करते समय 50% चांस एनिमी के 100 आर्मर को इग्नोर करता है। हेडशॉट करने पर 50% एक्स्ट्रा डैमेज। स्पेशल इफेक्ट, 2 हेडशॉट। मैं चकित रह गया। 900 से ज्यादा अटैक पावर गेम के शुरुआती स्टेज में लगभग अनस्टॉपेबल है। हालांकि केवल 10 बुलेट्स हैं, लेकिन टेरिटरी लेवल 4 होने पर बुलेट प्रोसेसिंग अनलॉक हो जाएगा। फिर बुलेट्स की कमी नहीं रहेगी। बैरेट को रखकर मैं माइन के अंदर गया। माइन ऑक्यूपाई करने के बाद सिस्टम ने बताया कि अंदर एक और ब्रॉन्ज चेस्ट है। चेस्ट खोलते ही मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिले और एक मार्केट ब्लूप्रिंट भी, जिसे बनाकर अन्य सर्वाइवर्स के साथ ट्रेडिंग की जा सकती है। फिर मैंने बाकी आइटम्स देखे। स्टाफ, जिसे मैं यूज कर सकता हूं, स्नो बूट्स, जो कोल्ड रेजिस्टेंस इक्विपमेंट है, और एक मेडिकल किट जो कोल्ड इलनेस को ठीक कर सकता है। ये भी बहुत यूजफुल है। सबको चेक करने के बाद मैंने ब्रॉन्ज चेस्ट को डिसमेंटल किया और 5 कॉपर प्राप्त किए। फिर मैं माइन के बाहर आया। लियू मुशुए ने बताया कि उन्होंने आसपास से 112 कोल कलेक्ट किया है, जो काफी समय तक चलेगा। मैं मुस्कुराया और ठंड से कांप रही लियू मुशुए को देखा और उसे स्नो बूट्स दे दिए। लियू मुशुए ने कृतज्ञता दिखाई, लेकिन उसके पैर ठंड से सुन्न हो चुके थे। वो खुद जूते भी नहीं पहन पा रही थी।
तो मैंने खुद उसे पहनाए, फिर उसे उठाकर प्रिंसेस कैरी में लेकर टेरिटरी वापस आया। लियू मुशुए पूरे समय शर्मा रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। टेरिटरी पर लौटकर मैंने रिसोर्सेज चेक किए और दा जुआंग और अर जुआंग को लंबर मिल बनाने का आदेश दिया। सान जुआंग को मार्केट बनाने को कहा, सी जुआंग को स्मॉल शेल्टर बनाने को कहा। ये सब पूरा करने के बाद इलीना के रहने की व्यवस्था हो गई और सब लोग आराम और खाना खा सकते थे। फिर मैं और लियो मुशुए लॉर्ड कैबिन में गए। मैंने उसे आराम करने को कहा और खुद एक सिंपल स्टर्व बनाया। फिर दिन में मिले स्नेक मीट को पकाने लगा। उसी समय बाहर अंधेरा छाने लगा और टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। बाहर का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और अंदर स्टोव जलाने के बाद भी टेम्परेचर केवल -16 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन अच्छा हुआ कि दा जुआंग लोगों ने समय पर कंस्ट्रक्शन पूरा कर लिया। सी जुआंग ने स्मॉल शेल्टर बना दिया। इलीना के रहने के लिए सब काम पूरा होने के बाद सब लोग आराम और खाना खा सकते थे। फिर सब लोग लॉर्ड कैबिन में लौट आए। मैंने दा जुआंग और बाकी लोगों से कहा, आज का काम बहुत अच्छा था। रिवॉर्ड के रूप में ये स्नेक सूप तुम सब खुलकर खा सकते हो। मांस देखकर दा जुआंग खाते खाते कसम खाने लगा। सब लोग बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा कि वे और मेहनत करेंगे और लॉर्ड को खुश करेंगे। साथ ही उनकी फेवरेबिलिटी तेजी से बढ़ गई। सबकी फेवरेबिलिटी -80 से ऊपर पहुंच गई। फिर मैंने इलीना की ओर देखा, जिसकी हंगर -50 थी, और पूछा कि वो रॉ मीट खाएगी या कुक्ड मीट। रॉ मीट सम्मानित लॉर्ड। मैंने सिर हिलाया और 2 टुकड़े स्नेक मीट निकालकर इलीना को देने वाला था, लेकिन मैंने सोचा और उन्हें वापस रख दिया और उसकी जगह 2 टुकड़े वुल्फ मीट निकालकर दे दिए। इलीना की फेवरेबिलिटी तुरंत बढ़ गई, लेकिन उसकी हंगर केवल 10 पॉइंट्स बढ़ी और अभी भी 60 थी। मैंने भौहें सिकोड़ ली। लंबे समय तक पेट भरा ना रहने पर लॉयल्टी कम हो जाती है और इलेना मेरी मुख्य कॉम्बैट शक्ति है। उसका उपयोग बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने और 4 टुकड़े निकाले और उसकी हंगर को 80 तक बढ़ा। लेकिन इलेना की बड़ी एपेटाइट ने मुझे आह भरने पर मजबूर कर दिया और मेरे पास अभी भी एक और ज्यादा पावरफुल समन स्क्रोल डबल वुल्फ नाइट। मैंने सोचा, लगता है कल से मुझे और ज्यादा फूड इकट्ठा करने का तरीका निकालना होगा, क्योंकि रात में काम करना और बाहर एक्सप्लोर करना संभव नहीं है। मैंने वर्ल्ड चैट इंटरफेस खोला और देखा कि बाकी सर्वाइवर्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी। वहां कई सर्वाइवर्स की डेथ न्यूज और डिस्ट्रेस मैसेजेस थे। हालांकि कुछ प्लेयर्स ने अपने अनुभव भी साझा किए थे, जैसे पहले स्पिरिट बीट कैबिन बनाना और कैंप फायर अपग्रेड करना, और ये कि टेरिटरी के अंदर इनविंसिबल होते हैं और मॉन्स्टर्स के अटैक से बच सकते हैं। सोचकर मैंने भी लिखा, रात में मिनिमम टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा अगर स्पिरिट बीट कैबिन बनाने का समय ना हो तो। पहले वुडन प्लैंक्स और स्टोन्स से बेसिक शेल्टर बना लें, जिससे पहली रात सरवाइव की जा सकती है। फिर मैं रीजनल चैनल में गया। सिस्टम के अनुसार ये एक 500 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई वाला स्क्वायर एरिया है और इस एरिया का नाम 174 रीजन है और ऑनलाइन पॉपुलेशन 40,173 में से 38,224 है। जहां तक चैट कंटेंट की बात है, मैंने देखा कि ज्यादातर लोग आसपास के शहरों से हैं। लगता है कि टेलीपोर्ट होने पर पास के शहरों के लोगों को रैंडम तरीके से साथ रखा गया है और वहां मदद मांग में शेयरिंग और ट्रेडिंग मैसेजेस थे। मैं मार्केट में गया और रिसोर्सेज एक्सचेंज करने लगा। तभी एक लिस्टिंग ने मेरा ध्यान खींचा, मेज स्किल बुक आइस आर्मर। आइस आर्मर कुछ समय के लिए आर्मर बढ़ाता है। हालांकि मेंटल एनर्जी कंजप्शन ज्यादा है और ये स्टैकिंग स्किल है, लेकिन मेरे लिए इटर्नल पावर के साथ ये परमानेंट शील्ड बन सकता है। ये तो मिरेकल है, लेकिन इसकी कीमत 50 फूट बहुत ज्यादा थी। हालांकि सेलर ने कहा था कि प्राइस नेगोशिएट हो सकता है। मैंने प्राइवेट चैट किया, दोस्त 10 फूट के बदले आइस आर्मर स्किल बुक दोगे? 10 फूट में ही लेना चाहते हो? मुझे पता है तुम जल्दी में हो, लेकिन थोड़ा सोचो, अगर मैं कहूं कि ये नॉर्मल फूड नहीं है बल्कि मीट है, क्या तुमने इतना जल्दी मीट पा लिया? मैंने आइटम डिटेल्स भेजी। उसने तुरंत जवाब दिया, कम से कम 40 फूड यानी 8 स्नेक मीट, नहीं तो डील नहीं। मैं हंसा। ज्यादा से ज्यादा 3 स्नेक मीट और आइस आर्मर सिर्फ अर्ली गेम स्किल है, ड्रॉप रेट भी कम नहीं। कल के बाद तुम चाहो तो भी फूड नहीं मिलेगा। वो थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है 3 स्नेक मीट ही सही, बचाकर खाऊंगा तो एक दिन और चल जाएगा। मैंने थोड़ा सोचा, ऐसा करो 20 फूड कर दो और मैं 5 ब्रेड एक्स्ट्रा दूंगा। वो तुरंत मान गया और मुझे आइस आर्मर स्किल बुक मिल गई। ये कुछ मेंटल एनर्जी कंज्यूम करके खुद या एलाय को मेंटल वैल्यू का 0.6 आर्मर देता है, 30 सेकंड्स तक रहता है। मेरी मेंटल स्ट्रेंथ अभी 8 है तो स्किल 5 आर्मर बढ़ाती है। फिर अगले ही पल आइस आर्मर कास्ट सक्सेसफुल का सिस्टम प्रॉम्प्ट आया
और फिर इटर्नल पावर एक्टिवेट हो गया। स्किल परमानेंट बन गई, आर्मर परमानेंटली 5 बढ़ गया। मैं बहुत खुश हुआ। अब मेरा आर्मर 15 हो गया। लेवल 3 से नीचे के मॉन्स्टर्स मुझे डैमेज भी नहीं दे पाएंगे। फिर मैंने लियू मुशुए को भी आइस आर्मर दिया और लियू मुशुए ने भी चैट चैनल से बाकी सर्वाइवर्स की स्थिति जानी। उसे समझ आया कि हर कोई उसकी तरह लकी नहीं है। अब उसे एहसास हुआ कि वो एक वार्म स्पिरिट बीट कैबिन में रह रही है। फिर उसने कहा, धन्यवाद अशिंग, अगर तुम नहीं होते तो मैं शायद बाहर ठंड से मर जाती। कोई बात नहीं भाभी, हम दोनों एक टीम में हैं, तो हमें मिलकर सरवाइव करना होगा। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं तो अपनी भी मदद कर रहा हूं। मैं जल्दी इस दुनिया में एडजस्ट हो जाऊंगी और तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनूंगी। फिर मैंने गुड नाइट कहा और हम दोनों सोने की तैयारी करने लगे। तभी अचानक किसी ने लियू मुशुए को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। वो उसकी माँ थी और वीडियो कॉल आया। लियू मुशुए ने थोड़ा सोचा और एक्सेप्ट कर लिया। तुरंत उसकी माँ बी युनलन बोली, शाओशु, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फूड है या नहीं? हमें पता नहीं, तो हमें थोड़ा सपोर्ट करो। मैं और तुम्हारे 2 भाई और तुम्हारे पिता बहुत बुरी हालत में हैं। उस बॉक्स में बहुत कम फूड था, जो दाबाओ शाबाओ के लिए भी काफी नहीं। काफी देर सुनने के बाद लियो मुशुए हल्की मुस्कान लाई। जैसे ब्लू स्टार पर था, वैसे ही यहाँ भी उसके माता पिता को उसकी चिंता नहीं थी। सीधे उससे फूड मांग रहे थे। उसे याद आया कि ब्लू स्टार पर उसे मजबूर किया गया था किसी लोकल गैंग लीडर से शादी करने के लिए। अच्छा हुआ कि शादी से पहले ही वो मर गया और वो इस नई दुनिया में आ गई और उस नाइटमेयर फैमिली से मुक्त हो गई। इसलिए उसने कहा कि उसके पास एक्स्ट्रा फूड नहीं है। लेकिन तभी उसके पिता ने पूछा, शाओशुए, क्या तुम हमें झूठ बोल रही हो? तुम घर में रह रही हो और कह रही हो कि फूड नहीं है, और तुम्हारे शरीर पर जो फर कोट है वो कहाँ से आया? तभी पास से एक बच्चे की आवाज आई, माँ पापा, दीदी के पास वुल्फ स्किन है। दीदी ने वुल्फ मारा है, उसके पास मीट है। अच्छा, तुम हमसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास मीट है और परिवार को नहीं दे रही। तुम कृतज्ञ। तुम कमीने, तुमने तो अपनी माँ को भी धोखा देने की हिम्मत कर ली। तुम्हारे पास मांस होते हुए भी तुम परिवार के साथ बांटना नहीं चाहते हो ना? तुम एहसान फरामोश, मैंने तुम्हें इतना बड़ा बेकार ही पाला। परिवार के आरोपों का सामना करते हुए लियो मुशुए की आंखों में आंसू भर। कुछ समय के लिए वो पूरी तरह घबरा गई। लियो माँ ने और भी बढ़ा दिया, अब तुम खुद को दुखी भी दिखा रही हो। हम पूरे दिन भूखे रहे फिर भी हमने शिकायत नहीं की। लियो मुशुए, मुझे लगता है सच में अब तुम्हारे पर निकल आए हैं। लेकिन तभी मैं अचानक लियो मुशुए के पास दिखाई दिया। तुम दोनों बूढ़े वहां भगभग करके क्या चिल्ला रहे हो? पार्ट 2 के लिए कमेंट्स करो। कमेंट्स गोल 50 पूरा कर दो, वीडियो अपलोड हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।